नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,06,750 है। ऐसे में कोरोना के एक्टिव मरीज 61,149। देश में 42,297 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े हैं जो कि 1 लाख के पार किए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 1 लाख से पार हो चुका ये आंकड़ा। 1 लाख से पार होने के बाद 3,000 के पार हो चुका है मौतों का आंकड़ा। तो वहीं 61,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केसेस हैं जो अस्पतालों में है। ऐसे में देश में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत हुई। 1 लाख के पार हो चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,750 है इस वक्त। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। फिलहाल आपको बता दें कि देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 3,303 है। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें लखनऊ पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया। कल आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से लल्लू को निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। लखनऊ के हजरतगंज में लिखे मुकदमे पर पुलिस ने किया अरेस्ट। अजय कुमार लल्लू को लेकर लखनऊ पुलिस रवाना हुई। तो कल आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद उनको जमानत मिल गई थी और अब फिलहाल आपको बता दें कि दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लखनऊ रवाना हो गई है अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके। फिलहाल अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर रवाना हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ पुलिस ने आगरा से उन्हें गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि कल आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, ये किस मामले के तहत गिरफ्तारी हुई है और अभी का क्या अपडेट आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल आगरा में गिरफ्तार हुए थे, जो कि बसों को यूपी में प्रवेश को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने हाईवे जाम किया था, जिसके बाद आगरा पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था। एपिडेमिक एक्ट के तहत इनको हिरासत में लिया गया था। आज लखनऊ पुलिस ने जब आगरा कोर्ट से इनको आज जमानत मिली, तो जमानत के बाद लखनऊ पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल लखनऊ पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बाद लखनऊ ला रही है। मामला ये है कि जो वाहनों के नंबर उपलब्ध कराए गए थे यूपी सरकार को, उसमें यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिस मामले में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया है। अब वो उनको लखनऊ लेकर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे का क्या मामला होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लखनऊ पुलिस की हिरासत में है और लखनऊ पुलिस आगरा पुलिस के हवाले से उनको लेकर अब लखनऊ आ रही है, क्योंकि लखनऊ में भी उनके खिलाफ मामला कल ही दर्ज हुआ था। उस दर्ज मामले के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अजय कुमार लल्लू लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अब लखनऊ पुलिस क्या आगे की कार्रवाई करती है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए जिस तरीके का बसों को लेकर विवाद लगातार चल रहा है, कल आगरा में पूरा विवाद हुआ, आगरा पुलिस ने गिरफ्तारी की, अब लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस पर तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया हुआ। कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्राथमिक तौर पर प्रतिक्रिया आई है क्या इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय से प्रतिक्रिया जरूर आई है कि हम जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, भले ही हमारे खिलाफ यूपी सरकार लगातार कार्रवाई करे, लेकिन जो जनहित के मामले हैं उनको हम उठाएंगे। जहां तक बसों का सवाल है, हम लगातार लोगों के लिए, जो प्रवासी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर उसके लिए हमको यूपी पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कल आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद निजी मुचलके पर उनको जमानत दे दी गई थी। उसके बाद आज उन्हें लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि बदले की भावना के साथ ये गिरफ्तारी और कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से लल्लू को निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। तो लखनऊ पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। आगरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। चलिए
चलिए बढ़ते हैं आगे। गढ़चिरौली से खबर है जहां पर नक्सलियों ने लगाई आग, 3 हाईवा और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। नक्सली नेता जनता की हत्या के विरोध में एक दिन के बंद का आह्वान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली इलाके का यह मामला है जहां पर आग लगाई है नक्सलियों ने। यहां पर ट्रकों को आग लगाई है। यह तस्वीर आप देखिए, हाईवे को जम भी किया। गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 हाईवा और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तो आक्रोश में एक दिन के बंद का आह्वान भी किया है। तो फिलहाल गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ से यह खबर है जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां ट्रक में आग लगाई गई और नक्सली नेता ने जनता की हत्या का गुस्सा। खबर छत्तीसगढ़ से ही है जहां पर गरियाबंद जिले से सामने आई यह खबर की मामला गांव अमेठी के छुरा वन परिक्षेत्र के प्राथमिक लघु वनोपज सरकारी समिति का है, जहां के कई सौ तेंदुपत्ता संग्राहक, मैनेजर और मुंशी की लापरवाही का शिकार हुए हैं। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक समिति के नियमानुसार गांव के में मुनादी के बाद ही तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू होता है, लेकिन वो लोग बिना मुनादी हुए ही तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए चले गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रबंधक पहुंचे। मुनादी के बाद ही तेंदुपत्ता संग्रहण की बात कही गई और ग्रामीणों को संग्रहण से मना कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आज तक प्रबंधक और मुंशी ने मुनादी नहीं करवाई, जबकि दूसरे गांव में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू करवा दिया गया। आपको बता दें कि सरकार की इसी महत्वाकांक्षी योजना से तेंदुपत्ता संग्राहकों को कई तरह के फायदे मिले हैं, लेकिन इस साल गांव अमेठी पत्ता संग्रहण करने से वंचित होते नजर आ रहे हैं। इसकी बुनियादी नहीं हो है, पत्ता मत तोड़ो। ओकर बाद में पूरा लेडीज जो 4-4 पत्ता हाथ में धरे रही सो लेडीज पूरा गांव में आ गई। ओकर बाद अमेठी और साजापाली और तो कसे केरा वहाँ के मुंशी मन पूरा डिंग ही में पूरा मीटिंग करी। मीटिंग करे के बाद में उकर मन के कहना है कि नया डीही के पत्ता लन नहीं, हमन बिल्कुल उकर कार्ड सील करबो। क्या सर, पहले बड़ा मुंदई के पत्ता तो नहीं लगाया था। उसके बाद फिर गाँव मीटिंग हुआ नावड़ी में, गाँव नावड़ी हॉल भी आया था मीटिंग में और मैं भी था मीटिंग में और कादी भी का मीटिंग में। तो अब सलाह किया कि मान जाओ भैया गलती हो गया, बोला कि अपना यानी पिछला वर्ष हम लोग गलती किए हैं, इस साल भी गलती होगा, वरना सीजन हम लोग गलती नहीं करेंगे करके अनाउट है बोला। गैरहीन है, देखिए नौकरा जाक आदमी से इकट्ठा हो गए। अब 1-2 जन हर टोरीन 2-4 मंत्र हाँ स्वीकारा था ना मन। ओकर बाद वो बताबे नहीं करी। हमारे गांव में बुनियादी वगैरह नहीं करवाए, इस कारण से इन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग पत्ता नहीं तोड़ेंगे। पोषक अधिकारी के साथ मीटिंग हुआ तो उसमें आइट साइड के फड़ी को बंद करके यहाँ का पत्ता खरीदना है, ऐसा बात हुआ था। आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में बोल रहे हैं कि नहीं भी फिर वही स्थिति ला रहे हैं कि मैं हम लोग पत्ता चालू करवाएंगे, आप लोग तोड़ेंगे। तो जंगल में तो है ही नहीं है, पत्ता कोमल है, छोटा है, फिर वही बात आएगा। इस कारण हम लोग आगे कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। तो हमारे गाँव में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बिहार में जिस क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना महामारी पर जंग जीतने का दावा सरकार ने किया, अगर उसकी हकीकत से आप रूबरू होंगे तो यकीन मानिएगा आपके होश उड़ जाएंगे। हकीकत बिहार के कटिहार से आई है। बेपरवाह जिला प्रशासन की नाकामियों पर क्वारंटाइन सेंटर बने विद्यालय के कक्ष में मौत की कहानी लिखी गई है। क्वारंटाइन किए गए प्रवासी युवाओं ने शराब और गांजे की कश लगाकर सरकारी व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इलाके से हुए क्वारंटाइन सेंटर से गढ़ी जा रही कहानी को देखिए, स्थानीय लोग खौफजदा हैं। क्वारंटाइन सेंटर में उठते हुए इस काले धुएं की जानकारी सरकारी महकमे के हर एक अधिकारी से लेकर पदाधिकारी को देने के बावजूद भी महकमा इस कहानी की जिम्मेदारी से भागता बताया जा रहा है। और यही वो वजह है कि स्थानीय लोग अब न्यूज़ 1 इंडिया से अपनी आवाज अनसुनी प्रशासन की सरकार को झकझोरने की कवायद कर रहे हैं। मामला अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर का बताया गया है। साहब का लेटर नहीं, अभी तेरा ये संजूर के पास भेजवाई था वीडियो, संजूर के पास।
तो ये तस्वीर आपने देखी कटिहार की। अब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से लड़ रहा है। भारत में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने के साथ ही साथ बिहार के जिला मुंगेर की जनता ने पीएम मोदी से अपील की और पूरा समर्थन करते हुए अभी तक 100% लॉकडाउन बंद किया। लॉकडाउन 4 में मुंगेर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हल जिला प्रशासन ने दुकानें और वाहनों के आवागमन पर भी कई तरह की छूट दी है। कुल क्वारंटीन सेंटर्स 93 सेंटर्स कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाने का तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रवासी बंधुओं की संख्या ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक हमारे यहाँ पर 7100 व्यक्ति आ चुके हैं जो हमारे विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। इसमें इन सभी प्रवासी बंधुओं को 14 दिन तक निश्चित रूप से रहना है और उनका स्वास्थ्य जांच भी बीच बीच में होता है और 14 दिन का समय अवधि पूरा करने के बाद इनका फिर से मेडिकल स्क्रीनिंग होता है और यदि वे स्वस्थ हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर जाने की अनुमति दिया जाए। यानी कुल 14 + 7 21 दिनों का क्वारंटीन पीरियड इनको पूरा करना है। हमारे यहाँ पर 14 दिन का पूरा पीरियड पूरा करने के पश्चात लगभग 360 लोग अपने घर भी जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्थिति नॉर्मल हो, सामान्य हो, अधिक से अधिक लोग दुकानें खुले और लोग भी इसका सही तरह से अनुपालन करें, इसका इस्तेमाल करें। मगर इसके लिए महत्वपूर्ण यही है, जैसा एसपी मैडम ने बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हमें पूरा करना पड़ेगा। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोर्ड एग्जाम कराने की अनुमति दे दी है। बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को देखते हुए अनुमति दी गई। राज्यों और कई बोर्ड ने किया था बोर्ड परीक्षा कराने की अनुमति देने का अनुरोध और ऐसे में राज्यों के बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के कराए जा सकेंगे एग्जाम। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य उपायों के साथ ये बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखकर अनुमति दे दी है और अब तमाम बोर्ड्स के एग्जाम हो सकेंगे। आपको बता दें आईसीएसई, सीबीएसई और अन्य जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो सभी अपने अपने एग्जाम्स करा सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अधिकारी अजय भल्ला की तरफ से ये तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है कि वो अपने यहाँ एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। फिलहाल राज्यों के बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड करा सकते हैं एग्जाम। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा जिसके तहत ये एग्जाम होंगे। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। जिले की सभी पंचायतों में बाहर रहकर काम करने वाले मजदूर अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। बाहर से आए हुए इन मजदूरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका बनी हुई है। देखने में आ रहा है कि बाहर से आने वाले इन मजदूरों की केवल प्राथमिक जांच करने के बाद जिला प्रशासन उन्हें होम आइसोलेट होकर अपने ही घरों में सावधानी पूर्वक रहने की सलाह देकर उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था बना रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रमिक चोरी छिपे जंगली रास्तों से होकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अपील के बाद ग्रामीण सतर्क तो हैं और बाहर से आने जाने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। फिर भी बड़ी संख्या में मजदूर के परिवार अपने घर, अपने गांव पहुंचने में सफल हो चुके हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सरहरी के सरपंच, पंच, सचिव और ग्राम के अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने ग्रामीण जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, मास्क लगाकर अपने घरों से बाहर निकलने और आवश्यक न होने पर अपने घर में सुरक्षित रहने की अपील की है। ग्राम पंचायत में भी बढ़िया ये पेंटिंग के माध्यम से भीड़ से कैसे बचें, भीड़ न बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के आना जाना करें। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब ही लोगों को घर से बाहर निकलें। इस प्रकार के स्लोगन से और समझाइश द्वारा सभी लोगों को समझाया जा रहा है। लगभग गाँव के व्यक्ति उसमें पालन भी कर रहे हैं और प्रशासन से ज़्यादा गाँव के लोगों को भी ये चिंता है कि हमारे गाँव में कोई संदेही व्यक्ति न आ पाए। ग्राम पंचायतों में भी ग्राम के लोगों द्वारा तत्काल कोई व्यक्ति आता है संदेही तो गांव के द्वारा भी मतलब ग्राम पंचायत में सूचना दी जाती है।
इससे लोगों को और बहुत जागरूकता है। वैसे टीवी के माध्यम से और फिर गांव के माध्यम से ये प्रचार प्रसार जैसे भी इसके माध्यम से लोगों को और जो जागरूक है तो और बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है, जो जितने भी देखते हैं जो पढ़ते लिखते हैं महिलाओं के आजकल। मुझे ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा ये कार्य सौंपा गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने हैंड राइटिंग के द्वारा प्रत्येक लोगों को सुरक्षा की जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। मुझे ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा ये कार्य सौंपा गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बार इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,750 पहुंची है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 61,149 एक्टिव केसेस हैं। देश में 42,297 मरीज ठीक हुए हैं और देश में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर दुनिया से बेहतर परिस्थिति में हम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया, 15 देशों में भारत के मुकाबले 83% मौतें ज्यादा हुई हैं। तो एक तरफ लॉकडाउन 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं और लॉकडाउन 4 बहुत ज्यादा अलग दिखाई दिया है। अभी तक के तीनों चरणों के लॉकडाउन से एक्टिव केसेस 61,149 हैं। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 37,136 लोग संक्रमित हैं। 9,639 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। साथ ही बता दें, बिहार में 1,498 लोग संक्रमित हैं। 5,534 लोग ठीक हुए हैं। 9 लोगों की अभी तक मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 200 लोग संक्रमित हैं और 57 लोग ठीक हुए हैं। 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र जिस तरीके से गढ़ बनता गया है इस देश का, आपने साफ तौर पर देखा है कि 37,000 की संख्या महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। अपने आप में खतरा महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र जितने भी मजदूर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में जाकर उनकी वजह से ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इसलिए अब आपको और ज्यादा सहूलियत से रहने की जरूरत है। अब आपको और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है और बहुत ही तेजी के साथ में इस आंकड़े में इजाफा हुआ है। 42,297 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। 3,303 लोगों की इस पूरे संक्रमण के दौरान मौत हुई है। कोरोना को लेकर दुनिया से हम बेहतर परिस्थिति में, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अगर पूरी दुनिया का आप परिदृश्य देखेंगे तो उस हिसाब से हम काफी बेहतर सिचुएशन में दिखाई दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खतरा हमारे तरफ नहीं है। खतरा हमारे चारों तरफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं ऑफिसेस को खोला गया है, बाजारों को खोला गया है, चाहे आप ऑल्टरनेट दुकानें खोलें। सरकार प्रशासन आपसे अपील कर सकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप मास्क लगाइए, आप हाथ को धोते रहिए, आप ग्लव्स पहन के बाहर निकलिए और बिना मास्क लगाए आपको बाहर नहीं निकलना है। सरकार सिर्फ आपको निर्देश दे सकती है। अब अपने बुद्धि विवेक के साथ में आपको इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को महफूज रखेंगे। आनंद सिंह भींड से लाइव हमारे साथ में इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, भींड की अगर बात करें, क्या परिस्थिति है वहां पर? आज की रिपोर्ट क्या है ताजा? जी बिल्कुल, अगर भिंड मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अगर बात करें तो भिंड में कोरोना की जो संख्या, मरीजों की संख्या है वो कुल मिला के 38 हो गई है। आपको ये बता दें कि भिंड में चक्की चप्पे पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है। सभी को समझा रही है कि कृपया घर से बाहर ना निकलें, कोई इमरजेंसी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और जब भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। आपको ये भी बता दें जो कोरोना के जो मरीज है, जो इनकी संख्या टोटल 38 हो गई है। ये सभी मरीज दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, बिहार से आए हुए ये सभी लोग हैं। प्रशासन द्वारा पूरी टीम जो अलर्ट कर दी गई है, जिसको बस स्टैंड पर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको बस स्टैंड पर उनको चेक पॉइंट लगा गया है, तो जो उनकी जो चेकअप करवाया जा रहा है बस स्टैंड। बिल्कुल आनंद, आप जो लोग बाहर से आ रहे हैं कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरा उनसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए, उधर अगर भींड में भी देखा जाए तो तमाम हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या वाकई में क्वारंटाइन जहां पर उनको किया जा रहा है, जो टेस्टिंग उनकी की जा रही है, प्रॉपर प्रशासन की तरफ से उतने इंतजामात हैं कि ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट हो पाए?
आनंद, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल बिल्कुल आनंद, सवाल यही है कि क्या क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति सही है? क्या टेस्टिंग उस हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए? क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा उनसे बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं भिंड में जो कोरोना के मरीज आए हुए हैं, जो कि बाहर से आए हुए, उन सभी को बस स्टैंड पर एक चेकिंग कराया गया था। उसके थ्रू उन सभी को चेक किया गया था, तभी उनमें कोरोना का जो संक्रमण पाया गया था। उन सभी को प्रशासन की टीम द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। जिला अस्पताल में ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। बिल्कुल, जिला अस्पताल में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और लोगों की अपनी भी जाहिर तौर पर अब यहाँ पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लॉकडाउन 4 में ढील दी गई है। आनंद, वहां पर भीड़ की बात कर लें तो लॉकडाउन 4 में क्या कुछ ढील वहां पर दी गई है? किस तरीके से प्रशासन वहां पर संचालन कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की हम बात करें तो प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है। प्रशासन की टीम सभी को यही समझा रही है कि फालतू घर से बाहर ना जाएं, जब भी जाएं ना जरूरी काम हो तो ही जाएं और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए ठीक है आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या अपडेट है गाजियाबाद की? आज की ताजा रिपोर्ट क्या है, विस्तार से पहले बताइए। जी बिल्कुल, यदि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगभग 3 से 4 केस सामने आने की बात चल रही है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गया है। यदि आज 3 से 4 केस यदि गाजियाबाद में आते हैं तो गाजियाबाद में टोटल ओवरऑल केस की संख्या लगभग 296-297 के करीब पहुंच जाएगी, 197-196 के करीब पहुंच जाएगी, जिनमें से यदि बीते दिन बात करें तो 35 एक्टिव केस बचे थे, जिनमें यदि आज 3 से 4 केस पॉजिटिव आते हैं तो लगभग 38 से 39 केस पॉजिटिव हो जाएंगे गाजियाबाद में। और पिछले दिनों यदि बात करें, बीते दिन लगभग 22 केस थे जो सही हो गए थे, यानी कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की लड़ाई लड़कर जीत कर अपने घर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से गाजियाबाद में जो लोग हैं वो संक्रमण को हराकर, यानी कि कोविड-19 को हराकर अपने आप को बचाकर घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में एक बड़ी राहत के साथ है और ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार एहतियात भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। जी ठीक है गौरव, मजदूरों की अगर बात कर लें तो जिस तरीके का सियासी संग्राम हमने पिछले 2 दिनों में देखा है, 4 बजे तक प्रियंका गांधी ने कहा कि बसेस का अरेंजमेंट हम करेंगे, सरकार को यूज करना है करें, नहीं करना है ना करें। और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर की बात कर लें तो हजारों बसेस लगा दी गई, जो दिखाने की कोशिश की गई कि हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अभी भी मजदूर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं या कोई जत्था ऐसा है जो अभी भी सड़कों पर बैठा है, या वाकई में उन बसेस का इस्तेमाल करके उन्हें अपने घरों तक रवाना किया गया? जी बिल्कुल, देखिए यदि शिल्पा बात करें आज सुबह की तो आज सुबह गाजियाबाद की मोटा रोड पर लगभग 250 बसें उत्तर प्रदेश सरकार की लगाई गई थी, जिनमें सुबह से लेकर शाम तक लोगों को भर के भेजा जा रहा है। वहीं मोदी नगर में, क्योंकि पहले क्या था शिल्पा कि लोग बल्कों में सड़कों पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने उन्हें जो जहां है वहीं उन्हें शेल्टर होम या हो या स्कूल हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई धर्मशाला हो, सबको वहीं रोक दिया है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे उन्हें वहां से निकाला जाता है, बसों के माध्यम से या रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाता है या अलग जगह उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि दिन में जिला प्रशासन कुछ भी करने से बच रहा है और सारा काम रातों रात करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर दिखते हैं उन्हें जैसे ही 3 से 4 लोग यदि सड़कों पर दिखते हैं तो उन्हें एकदम जिला प्रशासन की टीम आती है और उन्हें शेल्टर होम ले जाने के नाम पर कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है और फिर उसके बाद उन बसेस में लोगों को इधर से उधर भेजा जा रहा है। जिस तरीके से आज सुबह लगभग 250 बसेस लगाई गई, तो कहीं ना कहीं लोग तो हैं जिन लोगों के लिए ये बसेस चलाई गई हैं। वहीं यदि बात करें मोदी नगर की तो मोदी नगर में भी बड़ी संख्या में बसेस चलाई गई हैं, लगभग 200 से 250 बसेस। एसडीएम लोनी का कहना है कि वो बसों में रेलवे स्टेशन तक लोगों को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि बसेस इतनी चलाई जा रही हैं या बसेस की बात है तो भीड़ तो है, और उस भीड़ को जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं रख लिया है, यानी कि शेल्टर होम्स में रखा हो या करने अन्य जगह। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप गौरव नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आलोक मालवीय जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आलोक, प्रयागराज की क्या स्थिति है, आज की क्या अपडेट है, क्या कोई केस सामने आया नया? देखिए प्रयागराज में सुबह से ही 9 केस सामने आए हैं एक साथ, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि कल प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बात करके रोस्टिंग के तौर पर 3 मार्केट को खुलवाने की बात कही है,
मैं इस समय कटरा मार्केट में खड़ा हूँ। इस मार्केट को भी खोलने की पुलिस ने अनुमति दी थी, क्योंकि 3 मार्केटों को रोस्टिंग के आधार पर ही सिर्फ खोलने के लिए बोला गया। उसके बाद रविवार को प्रशासन की व्यापारियों के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि प्रयागराज के अलग अलग जगहों की जो मार्केट है उसको किस तरह से खोला जाए, रोस्टिंग के आधार पर खोला जाए, क्या उनके नियम कानून होंगे, इसके बारे में रविवार को निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल रविवार तक ईद का जो त्योहार है मुस्लिम भाइयों का वो भी संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद ही आगे प्रशासन कदम उठाएगा कि किस तरह से पूरे प्रयागराज को किस तरह से कोरोना के साथ जीना होगा और किस तरह से मार्केट खुलेगी, किस तरह से लोग वहां पर जाएंगे, किस तरह से खरीदारी होगी। इन सब मामले को लेकर रविवार को बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आज 3 मार्केटों को खोला गया। प्रयागराज के जो व्यापारी हैं उन्होंने 2 महीने के बाद जब दुकान खोली तो अपने दुकान के बाहर उन्होंने पूजन किया, नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ने के बाद अपने दुकान के अंदर प्रवेश किया और कोरोना के साथ किस तरह से उन्हें लड़ना है, फाइट करना है, इस बारे में भी ठीक है। आलोक, आपने जैसा बताया कि आज एक ही दिन में 9 केसेस सामने आए हैं। मैं बाजार खोलने की बात आपने की, पीछे जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, काफी हलचल बाजार में देखने को मिल रही है। क्योंकि इतने समय के बाद बाजार खुली है तो जाहिर तौर पर लोगों की उत्सुकता जरूर होगी कि बाहर जाएं, सामान खरीदें या जो भी उनको करना है करें। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रावधान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन रखते हुए, प्रिकॉशंस को लेते हुए तब मार्केट को संचालित करना है। क्या आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, इन्हें देखकर आपको वाकई में लग रहा है कि जो मानक बताए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है? जी फिलहाल देखिए, जिस तरह से लोग कस्टमर आ रहे हैं दुकानों में, आज 2 महीने के बाद मार्केट खुली है तो कुछ लोग सिस्टमेटिक वे में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है एक दूसरे के ऊपर लगकर भी खरीदारी कर रहे हैं, जिसका जो सुपरविजन है वो पुलिस प्रशासन बराबर कर रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ी निकली है, उसने देखा लोगों को कि यहाँ पर उल जलूल तरीके से लोग खड़े हैं, तो अनाउंस भी करते हुए गई है कि आगे से देखेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नलगंज इलाका पड़ता है, कर्नलगंज क्षेत्र की जो पुलिस है, पुलिस की जीप है, पीवीआर है, वो कई बार यहाँ पर राउंड करके बार बार निरीक्षण कर रही है कि किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, किस तरह से अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो प्रशासन है उसकी भी निगाह है, क्योंकि इसको देखने के लिए सिर्फ खोला गया है कि किस तरह से व्यापारी काम करते हैं। चलिए ठीक है आलोक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से अश्वनी निगम हमारे साथ में अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, कानपुर में कल आपने बताया था कि बहुत राहत भरी खबर है, कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है। आज की अगर बात करें तो आज क्या अपडेट है? मुझे बिल्कुल कहना सही है, जिस हिसाब से 2 दिन बड़ी राहत खबर रही है, वो यहाँ तीसरा दिन भी जो है कानपुर के प्रशासन के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। और इसके अलावा अब जो है कि जो केस थे 316 जो केस पाए गए थे उनमें से 277 लोग ठीक हो चुके हैं और 31 लोग बचे हुए हैं जो एक्टिव केस हैं। और इसके साथ ही साथ एक मौत जरूर कल हुई है, जिसमें कि अब मौत का आंकड़ा न हो चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से रिपोर्टें जो आ रही हैं उनमें ज्यादातर लोग निगेटिव पाए जा रहे हैं और अभी तक कोई 3 दिन के अंदर कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। पूजा, बिल्कुल राहत के बाद जिस तरीके से आपने बताया है, अब प्रशासन की बात कर लें तो लॉकडाउन 4 में हम एंटर कर चुके हैं। ये आंकड़ा ऐसे ही रुका रहे, इसको लेकर क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर तैयारियां यहाँ पर हैं? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या अब आपने बताया कानपुर में 3 दिन से कोई केस नहीं है, इसको मेंटेन रखने के लिए कैसी तैयारी है प्रशासन की? देखिए, प्रशासन ने यहाँ पे जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ी बात है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जो प्रमुख सचिव के स्तर के और एक आईजी स्तर के जो लोगों का नियुक्त किया गया, वो नोडल अधिकारी लगातार कानपुर के अंदर नजर बनाए हुए हैं। कोई भी प्रवासी जो मजदूर आ रहा है उसकी तुरंत जांच कराई जा रही है, जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटीन करा जा रहा है। साथ ही साथ जो दुकानें खोली गई हैं उसके लिए भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और इसके साथ लोग जो है एकल दुकानें पर ज्यादा खोलें और साथ ही जो भी दुकानें खुल रही है वहाँ पे इकट्ठा भीड़ मत लगाएं और सुबह 7 बजे से 7 बजे तक के लिए कानपुर के अंदर दुकानें खोलने के लिए राहत दी गई है। पूजा, ठीक है, चलिए अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम अलग अलग इलाके से हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश की है। मध्य प्रदेश के जिला डिडौरी के आजीविक मिशन के विकास खंड बजाक प्रभारी शिव मंगल सिंह सुमन के ऊपर महिला कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। आजीविका मिशन में कार्यरत महिलाओं का आरोप है कि शिव मंगल सिंह महिलाओं को गंदी नजर से देखता है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, साथ ही आजीविका मिशन का प्रभारी जाति सूचक शब्द का भी करता है।
पीड़ित महिलाओं के मुताबिक मन का काम न करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और इसके सहित उच्च अधिकारियों से लिखित में आवेदन देते हुए की है और न्याय की गुहार लगाई है। स्टाफ के द्वारा शिकायत की गई है सर के विरुद्ध, उसी में मैंने इनका साथ दिया था। उसी के बाद मेरी ये कहकर सेवा समाप्ति कर दी गई कि कार्य में लापरवाही की गई है। उसके पूर्व न मुझे कहा गया कि किस चीज़ में तुम कार्य में लापरवाही पाई गई, कोई नोटिस दिया गया, न कुछ नहीं कहा गया सर। सीधे वो सेवा समाप्ति का पत्र दे दिया गया। जब इसी के लिए मैं निवेदन के लिए जिला कार्यालय गई थी सीओ सर के पास, तब जाके मुझे पता चला कि डीपीएम मैडम के द्वारा कहा गया कि आपके यहाँ जो परिचारक है उसने आपके विरुद्ध लिख के दिया है कि आप उनको आदेशित करती हैं कि ऑफिस नहीं खोलना है, ये सब करके ये सब बहाना बता के वो कह दिया गया कि इसी वजह से आपको निकाला गया है। 23 तारीख को हम सभी साथी एक साथ यहाँ थाना प्रभारी बजाग में और कलेक्टर सर को शिकायत किए थे कि हमारे कार्यालय मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन बजाग में हम महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं। ये श्री शिवमंगल सिंह हम लोगों को रात को 8 बजे तक बिना काम के बैठा कर रखते हैं और कई बार हम लोगों के कपड़ों पे बहुत बेकार के अपशब्द बोल देते हैं। और जब कभी हम लोग कुछ काम उनके सामने रखते हैं कि सर ये काम है, हमारी दीदियों का दस्तखत कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोलेंगे क्या रात को इतना पी कर आई हो शराब कि अभी तक की उतरी नहीं है तुमको, तुम्हारी क्या शराब उतारे क्या, नशा उतारे क्या, इस तरह की बात करते हैं। सर हम लोग चुप रह जाते हैं कि काम का बोझ है, हटाओ। लेकिन ये सर इनकी अभद्रता बहुत बढ़ती जा रही है और काम के दौरान सर कुछ भी काम बताते हैं तो ये सीधे मुँह कभी नहीं बताएंगे। कभी गर्भवती महिला की चर्चा करना होता है तो ये बोलते हैं कि आप यहाँ कितनी पेटतानी महिलाएं होंगी, इस तरह की ये चर्चा हम महिलाओं के बीच में करेंगे। हम लोगों को कोई भी गांव में महिला सखी को ढूंढने की जानकारी लेने को होगा तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं उनके लिए, वो अक्सर बोलेंगे कि कोई लड़की सीआरपी ढूंढना जो हमारे काम भी आएगी और अपने ऑफिस के भी काम आएगी। इस तरह की सर वो चर्चा करके हम लोगों को बार बार जलील करते हैं दीदियों के सामने। 23 तारीख बात हुआ रहा कि आप जो शिवमंगल जी बोल रहे हैं वो चीज़ लिखो और अगर आपको नौकरी में रहना है तो, नहीं तो अगर नहीं लिख रहा तो आपको भी निकाल दिया जाएगा, ये कहकर लिखवाया गया था। जो बोलेंगे शिवमंगल जी वो तो आप लिखो। क्या लिखवाए थे आपसे? कि ऑफिस बंद रखने के लिए बोले हैं ये लिखो, और ये हमारे श्री चंद्रपाल जी सर के ने उससे लिखवाए थे, तो ये कार में लापरवाही कर रहे हैं। किसने दिया था ये निर्देश आपको? ये ग्वालियर के माधोगंज प्रसूति गृह में गड़बड़ियां हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच पड़ताल किए जाने पर एक नया मामला सामने आ चुका है, जिसमें अस्पताल के स्टोर में मौजूद दवाएं और इलाज में उपयोग किए जाने वाली सामग्री एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल की जा रही है। खाने में मरीजों को किस प्रकार की सब्जियां दी जा रही हैं, ये आप खबर में देख सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते के बाद में सच बोलने वाले स्टाफ को तरह तरह के नोटिस देकर प्रताड़ित किया गया। मीडिया द्वारा अस्पताल में चल रही तो जननी सुरक्षा दांव पर है और प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त मौन है। अग्रवाल है और मैटरनिटी के लिए चलता है, वहाँ पर स्टाफ पूरा है। जैसा कि आपने दवाई को बताया, अभी रोगी बताया, तो मैंने देखा अगर एक्सपायरी डेट दवाई है तो एक बड़ी गलत बात है। इसकी जांच कराते हैं और आपने बताया किचन का भी कुछ गड़बड़ है, इन सब के लिए हम इंक्वायरी करवा लेते हैं, उसका जो भी हुआ खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।